हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, नीड ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में हमें न्यू पार्टनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। माने कि हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है और वो चल रही है और पार्टनर्स उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नए पार्टनर की क्या होती है, नीड होती है। क्यों नीड होती है, देखते हैं कुछ टॉपिक्स। अगर नया पार्टनर आता है तो किस तरह से हमारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं और किस तरह से उसकी अकाउंटिंग की जाती है और क्या क्या हमारे फर्म में चेंज हो जाता है, इसके बारे में आज का वीडियो लेक्चर्स है। वीडियो के लास्ट तक लिए बने रहें। चलिए देखते हैं कि नए पार्टनर की आवश्यकता किसी फर्म में क्यों हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया छोटा सा कि ए और बी दो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं जो अपनी एक फर्म चला रहे हैं, ठीक है। अब अपनी फर्म चला रहे हैं लेकिन इनको क्या हुई, न्यू पार्टनर की नीड हुई, तो ये किसी भी व्यक्ति को अपना पार्टनर बना सकते हैं। अगर वो लीगली राइट्स रखता है या लीगल तौर पे वैलिड है तो उस व्यक्ति को हम नया पार्टनर बना सकते हैं। अब अगर नया पार्टनर बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, पहली बात तो क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर कि आखिर इन्हें नए पार्टनर की आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत है इनको नए पार्टनर बनाने की। तो हम कह सकते हैं कि अगर इनको कैपिटल चाहिए हो या अपने बिजनेस में और पैसों की नीड हो तो ये क्या कर सकते हैं, नए पार्टनर को या नए व्यक्ति को अपना फर्म का पार्टनर बना सकते हैं। देखिए नया पार्टनर आएगा तो सीधी सी बात है क्या लेके आएगा, कैश लेकर के आएगा। अगर वो कैश लेके आएगा तो इनकी जो कैपिटल की नीड्स है वो क्या हो जाएंगी, फुल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी एग्जिस्टिंग फर्म में हमें कैपिटल की नीड्स पड़ती तो हम नए पार्टनर की एंट्री दे देते हैं। क्लियर इतने बात। चलिए और क्यों जरूरत, क्या कैपिटल वर्क के लिए हम नए व्यक्ति को अपने यहाँ पार्टनर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास और भी कई ऐसे कारण होते हैं जो हमें किसी भी व्यक्ति को नया पार्टनर बनाना पड़ता है। उसमें से एक है मैनेजरियल एलिजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल ये दो लोग काम कर रहे हैं पर इनकी जो क्षमता है वो अपनी क्षमता पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें और ज़रूरत पड़ गई कुछ मैनेजरियल काम करवाने की या फिर अपने बिजनेस को और अच्छा मैनेज करने की, तो वे क्या कर सकते हैं, किसी भी एक लीगल पर्सन को अपना बिजनेस का पार्टनर बना सकते हैं। तो दो टॉपिक देख लिया गया, कैपिटल की नीड है तो भी हम नए व्यक्ति को ला सकते हैं एज अ पार्टनर के तौर पे। अगर हमें मैनेजरियल एलिजिबिलिटी को बढ़ाना है तो हम ला सकते हैं किसी नए व्यक्ति को अपने बिजनेस में। अगर कोई पार्टनर हमारा रिटायर्ड हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो भी हमें नीड होती है नए पार्टनर को, नए व्यक्ति को अपने फर्म में पार्टनर बनाने की। क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, नए पार्टनर को लाने के लिए देखते हैं कंडीशंस। तो उसमें एक कंडीशन और मिल गई हमको कि अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो क्या कर सकते हैं, हम नए व्यक्ति को अपना पार्टनर बना सकते हैं या ज़रूरत पड़ने लग जाती है। फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, आप हम सब लोग बिजनेस करते ही क्यों, इसलिए करते हैं कि हमारा बिजनेस क्या करे, ग्रोथ करे, बढ़े। तो दो लोग काम कर रहे हैं उससे अच्छा है कि तीन लोग काम करेंगे तो कैपिटल भी आ जाएगी और मैनेजरियल एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और बिजनेस का क्या हो जाएगा, ग्रोथ भी हो जाएगा, एक्सपेंशन भी हो जाएगा। इसलिए भी हमें कभी कभी नए पार्टनर की आवश्यकता पड़ जाती है। इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार, आपको हो सकता है जो पार्टनर्स हम जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं उनको फॉरेन ट्रेड का नॉलेज ना हो या उनको उतना टेक्निकल नॉलेज ना हो या उनको उतनी टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना हो, तो नए पार्टनर को, नए व्यक्ति को हो नॉलेज तो हम उसको पार्टनर ज्वाइन करवा देते हैं ताकि उसके सारे नॉलेज का और उसके सारे एक्सपीरियंस का बेनिफिट्स हम आपको मिल सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन केस फॉरेन ट्रेड के केस में हमें नए पार्टनर की आवश्यकता हो सकती है। क्लियर बच्चों। मोटिवेशन या मोटिवेट टू एम्प्लॉय, हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग में काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉइज का मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें नए पार्टनर की आवश्यकता हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है अपना सेपरेट बिजनेस चला रहा है और हम मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, तो अगर उस सेपरेट बिजनेस पर्सन को हम अपना पार्टनर बना लें तो अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन अवॉइड हो जाएगा। क्लियर। देखो कॉम्पीट करना क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। आपस में ये क्या नहीं करेंगे, दूसरे को कॉम्पीट नहीं करेंगे और बिजनेस आराम से दोनों लोग क्या कर पाएंगे, मिलके चला पाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, अभी देख लिया हमने कि हमें अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर की आवश्यकता क्यों होती है। क्लियर, ये टॉपिक समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर वो नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा और किस तरह से हमारे रेशो बदलेंगे, किस तरह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस बदलेंगे, किस तरह से हमारे अकाउंटिंग चेंज होंगे। तो जब आएगा तो उसको दो तरह के राइट्स मिलते हैं। कितने तरह के राइट्स मिलते हैं, दो। लीगली तौर पे कहा जाए तो नए पार्टनर को कितने राइट्स होते हैं, दो तरह के। बिजनेस की प्रॉपर्टी पर एक राइट्स होता है, यानी बिजनेस की एग्जिस्टिंग एसेट्स पर वो अपना राइट्स रख सकता है, और राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट जो हमारे फर्म में प्रॉफिट होने वाला है उस प्रॉफिट भी अपना राइट्स रख सकता है, ठीक है, या रखता है। लेकिन ये राइट्स ऐसे ही नहीं मिल जाते उसको, उसके लिए उसे दो चीजें बिजनेस में लाना पड़ती है। देखो जो न्यू पार्टनर आता है, नया पार्टनर आ रहा है हमारी फर्म में, तो ये क्या लेके आता है, पहले तो कैपिटल लेके आता है और दूसरी चीज क्या लेके आता है, प्रीमियम ऑफ गुडविल।
अब कैपिटल क्यों लेके आता है, जितनी एसेट्स होती है फर्म में उस हिसाब से क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है। लेकिन प्रीमियम गुडविल क्यों लेके आता है, जितनी भी फर्म में प्रॉफिट का शेयर होता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रीमियम गुडविल किस पे डिसाइड होता है, प्रॉफिट पे डिसाइड होता है, और कैपिटल किस पे डिसाइड होता है, हमारे बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी पे डिसाइड होता है। तो ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम भी डिस्कशन करेंगे कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए नए पार्टनर की और कितना उसका प्रीमियम गुडविल होना चाहिए। इसके लिए हमारा डिफरेंट टॉपिक रहेगा। चलो तो अभी बच्चों ने क्या समझ लिया कि हमारी एग्जिस्टिंग फर्म में न्यू पार्टनर की नीड क्यों होती है, और आता है तो कितने राइट्स रखता है, वो 2 राइट्स रखता है। कौन सा राइट्स रखता है, वो अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी पर राइट्स रखता है, और दूसरा राइट टू प्रॉफिट शेयर, ये इसके 2 लीगल राइट्स होते हैं। चलिए ठीक है, अब अगर कोई पार्टनर आएगा तो ये तो कंफर्म है कि वो अपना शेयर लेगा, और शेयर लेगा तो ओल्ड पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने अकाउंटिंग रेशो और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो में सेकंड टॉपिक जो आपका है वो है डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करें। इसके के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में 2-3 सेकंड के लिए अलग होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाएं ताकि आपको आगे बेनिफिट मिल सके। चलिए देखते हैं बच्चों सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो के लिए। तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, त्याग करना। सीधी बात है कि अगर कोई पार्टनर हमारे बिजनेस फॉर्म में आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे 2 पार्टनर हैं और अगर तीसरा पार्टनर हमारे यहाँ आ गया, तो सीधी बात अगर ये प्रॉफिट में शेयर लेगा तो पुराने पार्टनर्स का शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको कहते हैं सैक्रिफाइस करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ कि आपने कोई चीज खाने की चीज 2 लोगों ने ऑर्डर की, अगर तीसरा आ गया तो बताओ 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, तो शेयर कम होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, त्याग करना। किसके लिए, इन दिस रेशो रिकॉन्स्टिट्यूशन, हमारी फर्म को बदलना। रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के फेवर में वो अपना शेयर क्या कर देते हैं, दे देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है, लाभ प्राप्ति। अगर कोई पार्टनर चला जाता है छोड़ के हमारे फर्म से, इनकेस कभी डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायर्ड हो जाता है या फिर हमारे बीच में कुछ रेशो शेयरिंग चेंज होता है, तो हम कौन सा रेशो कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग। मतलब कि किसी के जाने से हमें लाभ होना, उसको हम क्या कहते हैं, गेनिंग रेशो कहते हैं। दिस इज द रेशो, है ना, इन विच रेशो शेयर इज सैक्रिफाइस इन रिटायर्ड वर्ड। देखो रिटायर्ड के केस में, डेथ के केस में सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है, गेनिंग रेशो, और एडमिशन के केस में क्या कैलकुलेट होता है, सैक्रिफाइस रेशो, क्योंकि आने से सैक्रिफाइस होता है और जाने से गेन होता है। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला देखें तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और अगर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला देखें तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है। टाइम देखें, किस टाइम पे कौन सी चीज कैलकुलेट की जाती है, तो टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, नए पार्टनर के आने के समय हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग। और रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे क्या कैलकुलेट करते हैं हम, गेनिंग रेशो। ठीक है। अफेक्ट देखें, इससे क्या अफेक्ट होता है, तो सैक्रिफाइस इज द रिड्यूस द प्रॉफिट शेयर एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन गेन करने से इनका प्रॉफिट शेयर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो इंक्रीज द प्रॉफिट शेयर ऑफ अ रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर्स का शेयर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक कौन सा, नीड ऑफ न्यू पार्टनर, एक पढ़ लिया हमने डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। लेकिन अभी बात बाकी है, अगर नया पार्टनर कोई आता है तो देखो मैंने आपसे कहा था कि वो कैपिटल के पैसे लेके आता है और साथ में प्रीमियम गुडविल के पैसे लेके आता है। तो प्रीमियम गुडविल के कितने लाएगा, ये तो हम लास्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। लेकिन अगर ये कैपिटल के पैसे लाएगा तो कैपिटल के पैसे डिपेंड करते हैं उनकी फर्म की एसेट्स कितनी है और उसकी फर्म की लायबिलिटी कितनी है। तो उसके लिए एडमिशन से पहले पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अपने फर्म का रीवैल्यूएशन करते हुए अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो नए पार्टनर के एडमिशन से पहले या कभी भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो पार्टनर क्या करते हैं, अपने फर्म की एसेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ हमारे फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। ठीक। तो इंक्रीज होने से, डिक्रीज होने से या तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है या प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। उस चीज को हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएट करके उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, जिस पर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो में राइट्स होता है। इसका एक डायग्राम मैंने बनाया है। माइनस का मतलब है कम होना, डिक्रीज होना, प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना।
और प्लस का मतलब इंक्रीज और माइनस का मतलब डिक्रीज। ए का मतलब एसेट से है और एल का मतलब लायबिलिटी है। इस फॉर्मूले को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार करें। थैंक यू।